हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जो बायोमोलिक्यूल का नेक्स्ट टॉपिक है डाइसैकेराइड, उस डाइसैकेराइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। और तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग डाइसैकेराइड के डेफिनेशन से। तो डाइसैकेराइड के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि डाइसैकेराइड होता क्या है। तो डाइसैकेराइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराने से हमें दो प्रोडक्ट मिलता था। ये चीज़ हम जान चुके हैं, यानी कि डाइसैकेराइड एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराने से हमें दो प्रोडक्ट या फिर दो मोनोसैकेराइड मिलता था। तो डाइसैकेराइड का ये तो हो गया डेफिनेशन, यानी वही चीज़ शॉर्ट में लिखा गया है कि ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स टू प्रोडक्ट और टू मोनोसैकेराइड्स, यानी कि डाइसैकेराइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराने से हमको दो प्रोडक्ट या फिर दो मोनोसैकेराइड मिलता है। इसी का अगर मतलब समझे तो इसी का अगर मतलब समझे इसी को उल्टे अगर फॉर्म में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम डाइसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराने से हमको दो मोनोसैकेराइड मिलता है। इसका मतलब है कि जो दोनों मोनोसैकेराइड मिला उस दोनों मोनोसैकेराइड का अगर हम एडिशन करवा दें तो दोनों मोनोसैकेराइड के एडिशन करवाने से हमको दोबारा से वो डाइसैकेराइड मिल जाएगा। यानी कि उसी के रिवर्स फॉर्म में हम ये भी कह सकते हैं कि ऑन एडिशन ऑफ दिज टू प्रोडक्ट और टू मोनोसैकेराइड, यानी कि जो दो प्रोडक्ट या फिर दो मोनोसैकेराइड था उसका अगर हम लोग एडिशन करवा देते हैं तो एडिशन कराने से वी कैन गेट डाइसैकेराइड, कि हमको एक डाइसैकेराइड मिल जाएगा। यानी अगर डेफिनेशन से समझे तो डाइसैकेराइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो हाइड्रोलिसिस कराने से दो मोनोसैकेराइड मिलेगा। इसी का अगर उल्टा समझे कि दो अगर मोनोसैकेराइड ले ले और उन्हीं दोनों मोनोसैकेराइड का अगर हम एडिशन करवा दें, यानी उनके बीच में कॉम्बिनेशन रिएक्शन करवा दें, तो उस रिएक्शन से फिर क्या मिल सकता है कि हमको दोबारा से एक डाइसैकेराइड मिल जाएगा। वही बात है। इसका मतलब कि अगर हमको कभी भी किसी डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन कराना है तो हमको करना क्या है कि दो मोनोसैकेराइड लेना है। एक ये मोनोसैकेराइड 1 हो गया और ये दूसरा मोनोसैकेराइड 2 हो गया। दोनों का हम एडिशन रिएक्शन करवा दिए। तो यानी इसी एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन से होगा क्या कि किसी डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि दो मोनोसैकेराइड लेंगे और दो मोनोसैकेराइड का अगर हम एडिशन करवा दें या कॉम्बिनेशन करवा दें तो वहाँ से हमें एक डाइसैकेराइड प्रिपेयर हो जाता है। अब लिखा हुआ क्या है कि ये जो दोनों हमारा मोनोसैकेराइड है ये दोनों मोनोसैकेराइड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दिस मोनोसैकेराइड्स कैन बी आइदर डिफरेंट और सेम, ये जो हम लोग जो दोनों मोनोसैकेराइड ले रहे हैं वो या तो डिफरेंट भी हो सकता है या फिर सेम भी हो सकता है। उसके बाद है कि जब ये दोनों मोनोसैकेराइड लिया गया है और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये जुड़ेगा किसी न किसी बॉन्ड से, और जिस बॉन्ड से जुड़ता है वो होता है हमारा ऑक्साइड लिंकेज। बोथ मोनोसैकेराइड्स एड अप बाय ऑक्साइड लिंकेज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी कि जो दोनों हम मोनोसैकेराइड लेते हैं वो दोनों मोनोसैकेराइड हमारा एक ऑक्साइड के लिंकेज से यानी एक ऑक्सीजन बॉन्ड से जुड़ जाता है। और उसी ऑक्साइड या ऑक्सीजन लिंकेज या बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग उसी को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। यानी कि जो दोनों हम लोग मोनोसैकेराइड लेते हैं वो दोनों मोनोसैकेराइड जब एडअप होता है यानी कि जब उसका कॉम्बिनेशन होता है तो कॉम्बिनेशन होता है एक ऑक्साइड लिंकेज से। ऑक्साइड लिंकेज का मतलब किसी ऑक्सीजन बॉन्ड से, और उसी ऑक्सीजन बॉन्ड का नाम क्या होता है, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नाम होता है उसका। यानी कि दोनों मोनोसैकेराइड जिस लिंकेज के जरिए जिस बॉन्ड के जरिए जुड़ता है उसी बॉन्ड को हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे। और ये आखिर बॉन्ड है ये दोनों मोनोसैकेराइड से बनता कैसे है, तो दोनों मोनोसैकेराइड जब एक दूसरे से कंबाइन होगा तो सबसे पहले दोनों मोनोसैकेराइड से H2O का रिमूवल होता है और वहीं H2O के रिमूवल होने से उनके बीच में ऑक्सीजन का लिंकेज हो जाता है। उसी को हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। यानी कि सबसे पहले हम ये तो जान लिए कि ये दोनों मोनोसैकेराइड जब एडअप होता है किसी ऑक्साइड या ऑक्सीजन लिंक से ऑक्सीजन बॉन्ड से तो उस बॉन्ड का तो नाम होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वही लिखा है कि एंड दिस लिंकेज इज फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, यानी कि ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है ये वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल से बनता है। यानी कि दोनों मोनोसैकेराइड जब कंबाइन होता है तो कंबाइन होने से सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, और वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल होने के बाद ये दोनों मोनोसैकेराइड एक दूसरे के साथ किसी ऑक्साइड या ऑक्सीजन लिंकेज से जुड़ जाएगा। उसी ऑक्साइड या ऑक्सीजन लिंकेज का नाम देना है हमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये तो थोड़ा बहुत थियोरेटिकल बात हो गया। इस चीज़ को आगे हम एग्जाम्पल से और भी अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी कुछ और हम लोग टॉपिक्स को इसी में हम क्लियर करते हैं। अब इतने चीज़ों के बाद जब भी हम लोग डाइसैकेराइड पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर
इन दोनों टॉपिक का जिक्र जरूर होता है कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। तो याद रखना है कि जब किसी डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन हो जाता है तो डाइसैकेराइड के फॉर्मेशन होने के बाद अगर उस डाइसैकेराइड में एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप अगर नॉन बॉन्डेड है या फ्री होता है तो हम उसको कहते हैं कि वो हमारा रिड्यूसिंग शुगर है। और अगर किसी डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन होने के बाद उसमें एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप जो होता है वो अगर फ्री ना हो या फिर बॉन्डेड कंडीशन में हो तो हम वैसे डाइसैकेराइड को ही हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। यानी कि किसी डाइसैकेराइड का अगर प्रिपरेशन या फॉर्मेशन हुआ तो डाइसैकेराइड का प्रिपरेशन या फॉर्मेशन होने से अगर उस डाइसैकेराइड के अंदर एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप जो है वो अगर हमारा नॉन बॉन्डेड हो या फिर फ्री कंडीशन में हो तो हम वैसे डाइसैकेराइड को रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। और अगर हमारे पास ऐसा डाइसैकेराइड है इसका अगर हम लोग प्रिपरेशन करवाएं तो प्रिपरेशन कराने के बाद जो एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप बना वो कीटोनिक एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप अगर हमारा फ्री ना हो या फिर बॉन्डेड कंडीशन में हो तो वैसे डाइसैकेराइड का ही नाम हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। उसी को डेफिनेशन वाइज लिख दिया गया है कि रिड्यूसिंग शुगर के बारे में कि इफ द एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स आर नॉन बॉन्डेड, कि अगर एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप हमारा नॉन बॉन्डेड हो। नॉन बॉन्डेड का मतलब ही क्या होगा, हम लोग इसी नॉन बॉन्डेड को क्या कह सकते हैं कि नॉन बॉन्डेड है, इसका मतलब है कि वो फ्री है। देन दैट डाइसैकेराइड इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर, तो वैसे ही डाइसैकेराइड को हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। और अगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इफ द एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स आर नॉट फ्री और बॉन्डेड, कि अगर जो हमारा एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप है वो अगर हमारा फ्री ना हो, फ्री नहीं होने का मतलब है कि वो बॉन्डेड कंडीशन में होगा डाइसैकेराइड के अंदर, तो ऐसे डाइसैकेराइड को हम लोग क्या बोलेंगे तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। ये हो गया। उसके बाद है कि डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं कि डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल के बारे में हम लोग क्या देखे थे कि जो हमारा सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज जो होता था ये सारा का सारा हमारा डाइसैकेराइड होता था। तो अभी तक हम लोग दोस्तों इसमें क्या सीखे कि सबसे पहले डाइसैकेराइड के डेफिनेशन के बारे में हम लोग जान चुके थे कि डाइसैकेराइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराने से हमें दो प्रोडक्ट या फिर दो मोनोसैकेराइड मिलता है। या फिर इसी को उल्टे फॉर्म में हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो दो अगर मोनोसैकेराइड ले और दोनों मोनोसैकेराइड का अगर हम लोग एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन करवा दे तो वहां से हमको किसी डाइसैकेराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये दोनों मोनोसैकेराइड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। फिर है कि जब ये दोनों मोनोसैकेराइड एक दूसरे से कंबाइन होता है तो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, और वाटर मॉलिक्यूल के रिमूवल होने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ किसी ऑक्साइड लिंकेज से कंबाइन हो जाता है। इसी ऑक्साइड लिंकेज का नाम क्या होता है तो ग्लाइकोसिटिक लिंकेज नाम होता है। उसके बाद है हमारा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर हम लोग ऐसे डाइसैकेराइड को बोलेंगे जिसके अंदर एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप हमारा नॉन बॉन्डेड हो या फिर फ्री कंडीशन में होता है। तो जिस डाइसैकेराइड के अंदर एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप हमारा फ्री या फिर नॉन बॉन्डेड स्टेट में होता है वैसे ही डाइसैकेराइड को हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। और जिस डाइसैकेराइड के अंदर जो एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप होता है वो अगर हमारा फ्री नहीं हो या फिर बॉन्डेड कंडीशन में हो तो वैसे डाइसैकेराइड को ही हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। इसी डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल होता है हमारा सुक्रोज, माल्टोज और ये लैक्टोज। अब हम लोग सुक्रोज के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जो सुक्रोज होता है इस सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22O11। अब है कि आखिर हम इस सुक्रोज का प्रिपरेशन कैसे करवा सकते हैं इसके बारे में जानना है हमको। तो जो ये जो हमारा सुक्रोज होता है इसका प्रिपरेशन हम करवाते हैं इस टाइप से। तो यहाँ लिखा गया है कि C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ये एक मोनोसैकेराइड हो गया हमारा, और ये हमारा दूसरा मोनोसैकेराइड है C2 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज, यानी हमें अल्फा डी ग्लूकोज लेना है, बीटा डी फ्रुक्टोज लेना है, और इसी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज का एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन रिएक्शन करवाना है। और जब कॉम्बिनेशन करवाएंगे तो हमको याद रखना है कि अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन C1 मतलब फर्स्ट कार्बन और बीटा डी फ्रुक्टोज के सेकंड कार्बन यानी C2, इन्हीं दोनों का हमें आपस में कॉम्बिनेशन कराना है। तो कॉम्बिनेशन कराने से फिर क्या करेंगे, हम वहां से H2O मॉलिक्यूल का हम रिमूवल करवाएंगे, और रिमूवल कराने से ये दोनों जो है एक दूसरे से ऑक्सीजन लिंकेज या ऑक्साइड लिंकेज से जुड़ जाएगा, जिसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नाम बोलना है। तो उन्हीं दोनों के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से इन दोनों मोनोसैकेराइड के कॉम्बिनेशन से ही हमें सुक्रोज मिल जाता है। इसी चीज़ को हम देखते हैं ज़रा। तो हम जानते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज का जो हैवर्थ स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है।
हम जानते थे कि जो अल्फा डी ग्लूकोज होता था उसका हैवर्थ स्ट्रक्चर देखने में पायरान रिंग के जैसा लगता था, ये वही बनाया गया। इसमें देखते थे कि हम लोग फिफ्थ कार्बन से स्टार्ट करते हैं, इसमें CH2OH, नीचे H, फिर यहाँ HOH OH HHOH, और फिर यहाँ H और यहाँ OH होता था। और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा बीटा डी फ्रुक्टोज है। तो बीटा डी फ्रुक्टोज देखने में हमारा कैसा होता था, तो बीटा डी फ्रुक्टोज का हैवर्थ स्ट्रक्चर जो होता था वो देखने में फ्यूरान रिंग के जैसा होता था। ये आप लोग को पढ़ाया जा चुका है, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग पिछले लेक्चर्स में जा करके इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज का हैवर्थ स्ट्रक्चर हो गया, और ये हमारा बीटा डी फ्रुक्टोज का हैवर्थ स्ट्रक्चर हो गया। अब हम जानते हैं कि बीटा डी फ्रुक्टोज में जो हमारा ये कार्बन होता था, ये हम सेकंड कार्बन से ही यहाँ पे स्टार्ट करते थे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्बन इसमें इस पोजीशन पे नीचे की तरफ हम लोग इंडिकेट करवाते थे, तो ये सेकंड से स्टार्ट करते थे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो हमें करना क्या है कि इस अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन ये रहा, और इस बीटा डी फ्रुक्टोज का सेकंड कार्बन ये रहा, यानी इसके वन को, यानी इस वाले कार्बन को हमें बीटा डी फ्रुक्टोज के इस वाले कार्बन से अटैच करना है, यानी कि जोड़ना है। तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ से इस तरीके से जोड़ेंगे तो ये देखने में डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसी बीटा डी फ्रुक्टोज को, अगर ये फ्रुक्टोज ऐसे है, इसी को अगर हम इसी का इन्वर्जन कर दें, उल्टा अगर ले लें, यानी इस वाले पोजिशन को इधर इंडिकेट कराएं और इस 5 को इधर की तरफ, यानी इसका हम लैटरल इमेज बना दें, लैटरल इन्वर्जन करा दें, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसी बीटा डी फ्रुक्टोज का अगर हम मिरर इमेज ले लें, तो उससे होगा क्या कि ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, ये थर्ड पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, ये फोर्थ पोजीशन इधर पे आ जाएगा। तो इससे ये बस चीज़ जो होगा ये बस उल्टा हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि उल्टा होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ बीटा डी फ्रुक्टोज का इस तरीके से बनेगा। ये यहाँ पे O हो गया, ये जो सेकंड कार्बन था यहाँ पे वो इस साइड शिफ्ट कर गया। तो हम देखते हैं क्या कि सेकंड कार्बन पे जब हम लोग किसी भी हैवर्थ स्ट्रक्चर का जब हम लोग मिरर इमेज लेंगे, यानी कि उसमें लैटरल इन्वर्जन कराएंगे, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, तो होगा क्या कि ऊपर और नीचे, यानी कि टॉप और बॉटम पोजीशन पे जो भी चीज़ उससे एडजस्टेड था उसका पोजीशन भी चेंज कर जाता है। जैसे यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे OH ऊपर था, CH2OH नीचे था, तो जब हम लोग इस सेकेंड पोजीशन को इधर लिए, यानी इसका जब मिरर इमेज लिए, तो यहाँ CH2OH नीचे था, तो ये इस वाले सेकेंड पोजीशन पे, इस वाले सेकंड पोजीशन पे CH2OH ऊपर हो जाएगा, और यहाँ OH सेकंड पोजीशन पे OH ऊपर टॉप पे था, तो यहाँ सेकंड पोजीशन पे OH बॉटम पे हो जाएगा। ऐसा कब हुआ? जब हम लोग किसी हैवर्थ स्ट्रक्चर का मिरर इमेज लेते हैं। तो मिरर इमेज लेने से राइट का चीज़ लेफ्ट में चला जाता है, लेफ्ट का चीज़ राइट में आ जाता है, साथ ही साथ टॉप का चीज़ बॉटम और बॉटम का चीज़ टॉप में आ जाता है। इसको आपको याद रखना है, बाद बाकी आप स्ट्रक्चर इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। फिर देखिए, तो ये तो सेकेंड कार्बन यहाँ पे चला गया, फिर इस वाले पोजीशन पे आ जाएगा हमारा थर्ड कार्बन। तो थर्ड कार्बन पे देख रहे हैं OH ऊपर H नीचे था, तो यहाँ H ऊपर OH नीचे हो जाएगा। फिर देख रहे हैं फोर्थ कार्बन, तो फोर्थ कार्बन पे H ऊपर OH नीचे था, तो ये रहा हमारा फोर्थ कार्बन। तो फोर्थ कार्बन पे यहाँ OH ऊपर H नीचे हो जाएगा, इसी का जस्ट उल्टा टॉप और बॉटम इन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये हमारा फिफ्थ कार्बन था, फिफ्थ कार्बन पे हम लोग देख रहे हैं कि CH2OH ऊपर था और H हमारा नीचे था, तो इस वाले फिफ्थ कार्बन पे H ऊपर हो गया और CH2OH नीचे हो गया। यानी ये कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमारा बीटा डी फ्रुक्टोज ही है। और ये हमारा क्या रहा, तो ये हमारा एज इट इज अल्फा डी ग्लूकोज ही रहा। अब हमको करना क्या है कि इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन करवाना है। तो कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग क्या सीखे हैं कि कॉम्बिनेशन कैसे होता है। तो इन दोनों जब कंबाइन होंगे तो कंबाइन होने से इनके बीच का वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और हम क्या जानते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और बीटा डी फ्रुक्टोज का सेकेंड जो कार्बन है, यानी इसका C1 अल्फा डी ग्लूकोज का और बीटा डी फ्रुक्टोज का C2 सेकेंड कार्बन, इन्हीं का आपस में कॉम्बिनेशन होगा, यानी इसका और इसका आपस में कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन होने से ही क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल इनसे निकलेगा। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट कार्बन पे नीचे की तरफ OH है और सेकेंड कार्बन पे भी नीचे की तरफ OH है। अब इस OH और OH में हम जानते हैं कि यहाँ से एक इस OH से H और इसका OH पूरा OH और ये H2O मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल जाएगा, और ये O यहाँ पे बच जाएगा, और यही कार्बन और ये कार्बन एक दूसरे से इसी ऑक्सीजन बॉन्ड के जरिए एक दूसरे से कंबाइन हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे -H2O, हम इसका मतलब है कि इन दोनों से H2O निकलेगा, और निकलेगा तो ये और ये चीज़ एक दूसरे से इस वाले ऑक्साइड लिंकेज से ही कंबाइन हो जाएगा, और उसी ऑक्साइड लिंकेज को हम लोग क्या नाम बोलेंगे, तो उसी को हम लोग नाम देंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
तो इसी का हमें नाम देना है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो हम देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर हमारा एज इट इज़ किसका हुआ, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज वाले का ये स्ट्रक्चर हुआ। और ये जो स्ट्रक्चर है हमारा ये किसका है, तो ये हमारा बीटा डी फ्रुक्टोज वाले का ही है। और हुआ क्या, यहाँ पे नीचे से जो यहाँ पे OH और OH था, इनमें से हम H2O मॉलिक्यूल को यहाँ से हम निकाल दिए बाहर। तो निकालने के बाद भी एक ऑक्सीजन हमारा बच जाता है। उसी एक ऑक्सीजन से ये दोनों अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज इसी ऑक्साइड लिंकेज या ऑक्साइड बॉन्ड से एक दूसरे से कंबाइन हो जाता है। और इसी ऑक्साइड लिंकेज का हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इसी दोनों से ये चीज़ जो है आपस में कंबाइन कर जाता है, बॉन्ड बना देता है। और यही जो हमारा पूरा का पूरा एक जो हम बोल सकते हैं कि ये जो यूनिट का प्रिपरेशन हुआ यहाँ पे, यही पूरा यूनिट हमारा अपने आप में एक सुक्रोज है। तो इस तरीके से हम सुक्रोज का प्रिपरेशन करवा सकते हैं। तो ये हम देख लिए कि यहाँ पे जब सुक्रोज का हम प्रिपरेशन करवाएं तो इस सुक्रोज का प्रिपरेशन लेने के लिए हमको दो मोनोसैकेराइड का इस्तेमाल करना पड़ा है। एक तो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज था और दूसरा हमारा बीटा डी फ्रुक्टोज था। यानी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज, इन्हीं दोनों के आपस में जब कॉम्बिनेशन हुआ तो कॉम्बिनेशन होने से सबसे पहले यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल निकला। और H2O मॉलिक्यूल निकलने के बाद ये जो दोनों है मोनोसैकेराइड, ये दोनों एक दूसरे से ऑक्साइड लिंकेज यानी कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कंबाइन हो गया है। और उसी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कंबाइन होने के कारण हमारे पास इस सुक्रोज का फॉर्मेशन हुआ है। अब जानते हैं सुक्रोज का कुछ प्रॉपर्टी। तो ये जो हमारा सुक्रोज होता है ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब क्या होता है, तो जानते हैं हम लोग, दो चीज़ आपको बताया गया था कि याद रखना है, एक तो D+ और L-। तो सुक्रोज हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। इसका मतलब है कि सुक्रोज के सॉल्यूशन से जब भी क्या होगा कि कोई अगर PPL पास करेगा तो ये सुक्रोज सॉल्यूशन उसको क्या करेगा कि उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देगा। ये चीज़ हम लोग पहले देख चुके हैं। अगर आप लोग को ये चीज़ नहीं पता तो आप लोग लेक्चर 2 लेक्चर 3 को प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि सुक्रोज हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। इसका मतलब कि इससे PPL सॉल्यूशन, PPL को अगर हम पास कराएंगे तो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर कहा जाता है, तो आखिर इसका रीजन क्या है। अब दोस्तों अभी हम ये चीज़ जानते हैं, हम लोग ये चीज़ पहले पढ़ चुके हैं कि सुक्रोज का अगर हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते थे तो सुक्रोज के एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराने से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन होता था। ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। ऐसे भी इसी रिएक्शन में अगर हम देखें तो ये हमारा क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी फ्रुक्टोज, यानी सुक्रोज जो था वो इन्हीं दोनों मोनोसैकेराइड से मिलके बना हुआ है। यानी सुक्रोज का ही जब अगर हम इसी सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हाइड्रोलिसिस कराने से अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज दोनों अलग अलग मिल जाएगा। यानी सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमें अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है और साथ साथ बीटा डी फ्रुक्टोज यानी कि फ्रुक्टोज मिलता है। ये वही चीज़ लिखा गया है कि सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दे तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस कराने से हमें ग्लूकोज मिलता है और साथ साथ फ्रुक्टोज मिलता है। अब हम जानते हैं कि अब हम ये चीज़ देख लिए कि सुक्रोज जो होता है ये हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। इसका मतलब इसका जो साइन होगा ये तो प्लस होगा, ये D+ है, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे देखे थे कि ग्लूकोज जो था वो भी हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता था, ये प्लस है। और फ्रुक्टोज जो होता था हमारा वो माइनस होता था, यानी कि फ्रुक्टोज हमारा लीवोरोटेटरी कंपाउंड होता था। यानी ग्लूकोज हमारा जो है वो ग्लूकोज हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और जो फ्रुक्टोज है हमारा वो लीवोरोटेटरी है। अब ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, इसका मतलब कि ये PPL को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी ना किसी एंगल से घुमाता था, रोटेट करवा सकता है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई एंगल होगा। तो ये ग्लूकोज करता क्या है कि जब इसके अंदर से PPL सॉल्यूशन पास होगा तो ये ग्लूकोज उस PPL सॉल्यूशन को 52.5 डिग्री के एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा, इसीलिए प्लस है। और ये जो फ्रुक्टोज है यहाँ माइनस लिखा गया, इसका मतलब कि फ्रुक्टोज लीवोरोटेटरी है। इसका मतलब कि फ्रुक्टोज के सॉल्यूशन से जब किसी PPL को पास कराएंगे तो ये फ्रुक्टोज करेगा क्या, उस PPL को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 92.4 डिग्री के एंगल से रोटेट करवा देगा। यानी ये प्लस का 52.5 और फ्रुक्टोज माइनस का 92.4 डिग्री से रोटेट करवाएगा। अब हम जरा इन दोनों के अगर रिजल्टेंट से समझे तो प्लस 52.5 और माइनस 92.4, अगर हम इसको समझे प्लस 52.5 माइनस 92.4, तो ओवरऑल जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट नेगेटिव ही होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि प्लस माइनस हमारा माइनस होता है लेकिन सिंबल बड़े वाले का होता है। तो यहाँ सिंबल हमारा 92.4 वाले का ही होगा क्योंकि यही हमारा इसमें मैक्सिमम है इन दोनों वैल्यूज में।
इसका मतलब इन दोनों का जो ओवरऑल रिजल्ट है या रिजल्टेंट है वो तो हमारा नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव होने का मतलब है कि लीवोरोटेटरी, यानी कि सुक्रोज को भी लीवोरोटेटरी होना चाहिए था, लेकिन सुक्रोज का प्रॉपर्टी क्या होता है कि सुक्रोज हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। इसका मतलब प्लस है, मतलब सुक्रोज को होना चाहिए था इनके रिजल्टेंट से आपस में लीवोरोटेटरी यानी कि माइनस, लेकिन सुक्रोज हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है प्लस। इसी कारण से सुक्रोज को हम लोग इन्वर्ट शुगर कहते हैं, क्योंकि इसमें शुगर का प्रॉपर्टी उल्टा हो जाता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के होने के कारण इनका जो रिजल्टेंट है वहां से इसको लीवोरोटेटरी होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, यानी कि सुक्रोज का जो है प्रॉपर्टी वो इसके मोनोसैकेराइड के प्रॉपर्टी से डिफरेंट हो जाता है। इसी कारण से जो हमारा सुक्रोज होता है उस सुक्रोज को हम लोग इन्वर्ट शुगर कहते हैं। दैट्स वाई सुक्रोज इज कॉल्ड एज इन्वर्ट शुगर। तो ये सुक्रोज को हम लोग इन्वर्ट शुगर कह दिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों यह चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब उसके बाद जरा अगर हम ये चीज़ देख लें कि ये जो हम लोग सुक्रोज का प्रिपरेशन करवाए थे, इस सुक्रोज में ये तो हमारा हो गया सेकेंड कार्बन, ये बीटा डी फ्रुक्टोज है। और हम जानते थे कि फ्रुक्टोज का अगर हम स्टडी किए थे तो हम जानते थे कि वहाँ पे जो सेकेंड कार्बन होता था फ्रुक्टोज में, वो सेकेंड कार्बन कौन सा होता था? तो सेकेंड कार्बन हमारा कीटोनिक कार्बन होता था, क्योंकि फ्रुक्टोज जो था वो कीटो हेक्सोज होता था। ये चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, यानी ये वाला कार्बन हमारा कीटोनिक ग्रुप है। और साथ साथ ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज था, और अल्फा डी ग्लूकोज में हम जानते थे कि ये जो हमारा फर्स्ट कार्बन होता था, इसी फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता था, यानी इसके अंदर फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, और बीटा डी फ्रुक्टोज के अंदर सेकेंड कार्बन पे कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इसका एल्डिहाइडिक ग्रुप और इस बीटा डी फ्रुक्टोज का जो कीटोनिक ग्रुप है ये फ्री नहीं है। फ्री नहीं है क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्डेड स्टेट में है। तो अगर ये बॉन्डेड स्टेट में है या फ्री नहीं है, इसका मतलब है कि हम इसको अगर रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग ऐसे बोलना हो तो हम इसको क्या नाम दे सकते हैं? तो इसका मतलब है कि हम लोग पढ़े थे कि जब एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप बॉन्डेड स्टेट में होता है या फिर जब वो फ्री नहीं होता है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को ही, डाइसैकेराइड को ही हम लोग क्या कहते थे? तो इसी को हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते थे। इसका मतलब है कि जो हमारा सुक्रोज है वो सुक्रोज कैसा है? तो सुक्रोज हमारा, ये सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इस चीज को याद रखना है। तो अगर हमें किसी डाइसैकेराइड का अगर स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो स्ट्रक्चर बनाने से हम ये उसके स्ट्रक्चर से हम ये देख के बता सकते हैं कि जहाँ पे एल्डिहाइडिक हो या कीटोनिक हो, अगर वो फ्री होगा तो हम उसको रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे, और अगर उसका एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप अगर फ्री नहीं होगा तो हम उसी को नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइडिक ग्रुप होता था और बीटा डी फ्रुक्टोज का सेकेंड कार्बन कीटोनिक ग्रुप होता था। ये दोनों फ्री नहीं है, क्यों? क्योंकि एक दूसरे के साथ ऑक्साइड लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ है। इसी कारण से इस सुक्रोज को हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर कह सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो इस वीडियो को दूसरे भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी करने के लिए कहें। जय हिंद, जय भारत।